हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, विच वाज द मोस्ट अवेटेड वीडियो। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले ये एक कलर स्कीम है कि मैंने आगे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, तो एक बार आप ये देख सकते हो। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आज के टाइम पर आपने एक बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अभी अपोजिशन में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो उसकी एक बार फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसको बनाया गया था 1885 में बाय A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। अब 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी को इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो उस टाइम पर मेंबर्स की डिवीज़न हुई थी। जब स्टार्टिंग में कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम पर कुछ रिफॉर्मर्स आए थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और हम्बल मेथड्स के साथ अपने जो सारे चेंजेस थे वो लोगों को बताना चाहते थे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ रिफॉर्मर्स आए थे उनको कहते हैं मॉडरेट्स। अब थोड़े टाइम बाद देखा गया मॉडरेट्स के द्वारा कि हमारे बातें नहीं सुनी जा रही इतने ध्यान से, तो कुछ जो लोग थे उन्होंने अपनी फेथ लूज़ कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी, और उनका नाम पड़ा एक्सट्रीमिस्ट। कुछ फेमस एक्सट्रीमिस्ट के नाम वैसे आपने सुने होंगे। फर्स्ट थे लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। और बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। स्वराज के बारे में हम डिस्कशन थोड़ी सी बाद में डिटेल में करेंगे कि स्वराज का आइडिया क्या था, कहाँ से बना था। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब आपको पता है कि आज भी इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कितने कम्युनल क्लैशेस होते हैं। तो ये जो कम्युनल क्लैशेस हैं इनकी रूट्स शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल से। अब ये जो आइडिया था ये वाइसरॉय कर्जन ने दिया था कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, जिसमें एक प्रोविंस होगा ईस्ट बंगाल का और असम का जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स होंगे, और एक वेस्ट बंगाल बनाया जाएगा जहाँ पर हिंदू बंगालीज होंगे। मतलब बेसिकली बंगाल की दो पार्ट्स में डिवीज़न करेंगे, एक साइड पर मुस्लिम्स और एक साइड पर हिंदूज। और गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि हम इसको रिलीजन के बेस पर नहीं बल्कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रपोज कर रहे हैं। ये प्लान किया गया था 1903 में, बट इसको एग्जीक्यूट किया 1905 में, लेकिन फिर ये 1911 में कैंसिल भी हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, अब उस टाइम पर इंडिया के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था पूरा, जहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रही थी, उस टाइम पर दो पार्टीज़ बनी थी जिनके व्यूज़ एक दूसरे से ऑपोजिट थे, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट थोड़े टाइम बाद दोनों की दोनों पार्टीज़ अपने कम्युनिटी के लिए ही लड़ रही थी। जैसे मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टी बनाई गई थी 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ने और प्रिंस आगा खान ने। उसके बाद फिर अब मुस्लिम लीग के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है अभी। उसके बाद हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट क्या हुआ था। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नई नई बनी थी तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनके बीच में क्लैशेस भी होते थे। मॉडरेट्स कहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे कि रेडिकल मूवमेंट्स हो कंट्री में, तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहते थे। तो एक बार 1907 में सूरत कांग्रेस सेशन में क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ दी। इस को वैसे एक टेक्निकल टर्म दी जाती है फ्रैगमेंटेशन, जब एक पार्टी के अंदर एक डिफरेंट ग्रुप अपनी एक अलग से पार्टी बना लेता है बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। और इस जो पूरा इंसिडेंट हुआ जब एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ दी, उस इंसिडेंट को कहते हैं सूरत स्प्लिट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज़। अब इंडिया के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही थी जो उस टाइम पर एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, वो लोगों के खिलाफ जो इंसाफ होता था उसके लिए लड़ती थी। उसके बाद अब आती हैं रेवोल्यूशनरीज़।
कुछ एक्सट्रीमिस्ट जब गए तो लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि जब एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि हमें रेडिकल मूवमेंट्स करनी चाहिए, और रेवोल्यूशनरीज़ ने आइडिया ले लिया। तो ये जो आइडिया था, वैसे तो ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए बना था कि अपने मदरलैंड के लिए इंटेंस लव था, और फ्रीडम, ब्रिटिश से फ्रीडम वापस लेने के लिए एक बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म था। बट उनके जो मेथड्स थे वो बहुत ख़राब थे, जैसे कि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की, बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर किए, और सारे वेपन्स जो अदर कंट्री से इंपोर्ट होते थे। और उनका उन्होंने आज तक कोई भी मास रेवोल्यूशन करने की कोशिश नहीं की, जो कि उनके लिए एक डिसएडवांटेज देखा जाता है, क्योंकि अगर वो मास रेवोल्यूशन करते तो कुछ फ़ायदा हो सकता था, बट वो मेनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था। इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इसको अक्टूबर 1924 में कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी उस टाइम पर, अब ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आइडियाज़ दे रहे थे, तो इनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट में ट्राई किया और बहुत सारे इम्प्रिजन हुए एंड डेथ्स भी हुई। उसके बाद अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फेल हो गई, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी। इसको कानपुर में 1928 में बनाया गया था, जहाँ पर 9 और 10 सितंबर 1928 को बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज गैदर हुए और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना कमांडर इन चीफ इलेक्ट किया और उनकी ही लीडरशिप के अंडर उन्होंने काम शुरू किया। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, फर्स्ट एक्टिविटी थी कि उन्होंने, जो वाइसरॉय इरविन थे, उनकी एक ट्रेन थी जिसके अंदर बॉम्ब छोड़े थे, और उसको उड़ाने की कोशिश की थी 1929 में। और एक बार वो बॉम्ब्स उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में डाले थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929, और जो बॉम्ब्स थे वो एक्चुअली किसी मतलब इंजरी के लिए नहीं बने थे, किसी को ज़्यादा हार्म करने के लिए नहीं बने थे, वो बस एक प्रोटेस्ट की फॉर्म थी ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखा सके। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया। सबसे पहले नेशनलिज्म की बात करते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे फीलिंग ऑफ वननेस, सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग एंड शेयर्ड हिस्ट्री। नेशनलिज्म के अंदर जब नेशनलिज्म, पहली बात तो किसी जोग्राफिकल बॉर्डर से या फिर और किसी चीज़ से डिफाइंड नहीं होता। नेशन वो होता है जहाँ पर आपके पास कुछ और लोगों के साथ एक हिस्ट्री हो, शेयर्ड हिस्ट्री हो, एक सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग हो, और एक फीलिंग ऑफ वननेस हो, यानी यूनिटी और लव फॉर द फादरलैंड या फिर मदरलैंड, एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अब बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसके बाद इंडिया में इसके क्या इम्पैक्ट्स थे। सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था। अब वॉर हुई है तो उस टाइम पर वेपन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पर एक ह्यूज इंक्रीज़ था डिफेंस एक्सपेंडिचर में। उसके बाद वॉर हुई है तो वॉर के लोन्स भी थे। अब वॉर के कारण जब सारा का सारा खाना सोल्जर्स के पास जाएगा और सारे के सारे रिसोर्सेज, कमोडिटी सारी की सारी सोल्जर्स के पास जाएगी जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तो कॉमन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। तो इस टाइम पर जो टैक्सेशन थी वो भी ज़्यादा हो गई थी और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम पर ट्रेडिंग के लिए कस्टम टैक्सेस लगाए जाते थे और उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ कहा जाता था। इनको अपोज करने के लिए कस्टम यूनियंस भी फॉर्म हुए थे। सेकेंड इम्पैक्ट की बात करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या थे। सबसे पहला था कि वॉर प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, अब ये हमने बात की। और उसके बाद थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब कि जब फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स की कमी हो जाती थी तो उस टाइम पर उस टाइम पर एबल बॉडीड लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था। और 1918 में क्या हुआ कि कुछ क्रॉप्स फेल हो गए थे बहुत ज़्यादा एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से, और इससे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी। और इसी टाइम पर एक एपिडेमिक भी था, तो एक तो लोग ऑलरेडी बीमार थे और फूड की भी शॉर्टेज थी, तो इससे एक फेमाइन हुई थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह की।
महात्मा गांधी, इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, है ना। महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करने गए थे और जनवरी 1915 को वो इंडिया वापस आए थे। अब जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कवर किया था, सत्याग्रह। सत्याग्रह को अगर हम हिंदी में देखें तो सत्य के लिए आग्रह, मतलब इट इज़ अ मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का मतलब रेडिकल मूवमेंट नहीं है, पीसफुल ऑपोजिशन, जहाँ पर हम पावर ऑफ ट्रुथ की बात करते हैं, द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह। और ये एक इसका मेजर एक आइडिया ये है कि अगर हमारी जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है तो फिज़िकल फोर्स की हमें लड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता ही था कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और उनको ये लगता था कि ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है वो सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने जो सत्याग्रह की मूवमेंट्स की थी। सत्याग्रह की सबसे पहले उन्होंने मूवमेंट की थी 1917 में चंपारण बिहार, जहाँ पर पीजेंट्स को इंडिगो प्लांटेशन, अब हमने ब्लू रिबेलियन वाली वीडियो में बात की थी कि इंडिगो की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक क्रॉप थी उस टाइम पर, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था, हार्डवर्क करना पड़ता था। और जो कलेक्टर्स थे वो भी पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। तो 1917 में चंपारण बिहार उन्होंने पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि आप ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट काम करो। यहाँ पर दो प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1917 में ही उन्होंने एक और सत्याग्रह मूवमेंट की थी खेड़ा गुजरात में, जहाँ पर कुछ फार्मर्स थे, उनकी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि वेदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। और इसी कारण अब क्रॉप फेल हो गई तो पीजेंट्स के पास ऑलरेडी पैसा कम था, तो वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो तो अपनी फिक्स्ड रेवेन्यू मांग रहे थे। अब रेवेन्यू किसी के पास थी नहीं, तो ये डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स किया जाए। 1989 में गांधी जी का लास्ट नॉन सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, जहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट की थी कि उनको फेयर वेजेस चाहिए और बेटर वर्किंग आवर्स चाहिए, बेसिकली बेटर कंडीशंस चाहिए वर्किंग के लिए। अब उनका सबसे बड़ा जो सत्याग्रह था वो था एक नेशन वाइड सत्याग्रह, और वो क्यों हुआ था वो जानते हैं। हम बात करते हैं राउलेट एक्ट की, जिसको कहते थे ब्लैक लॉ। इसको मार्च 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने प्रपोज़ किया था, जबकि इंडियन मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा इसको अपोज़ किया था। बट ऑब्वियसली इंडियन मेंबर्स लिमिटेड थे उस टाइम पर, तो इंडियन मेंबर्स की ज़्यादा बात नहीं सुनी गई थी। उन्होंने गवर्नमेंट को ये पावर दी थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते थे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेंशन में डाल सकते थे। मतलब जब पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए या फिर मतलब बिना ट्रायल के ऑलरेडी उनको जब पुलिस स्टेशन में लेके जाती है प्रिमिटिव या प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए, उस टाइम पर उनको 2 साल के लिए रखा जा सकता था विदाउट एनी ट्रायल। तो इस टाइम पर गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था पीसफुल ऑपोजिशन के साथ। सबसे पहले जो इंसिडेंट था इस पीसफुल ऑपोजिशन में वो था अप्रैल 6 को हड़ताल के साथ। उसके बाद रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर स्ट्राइक्स पर गए और शॉप्स को बंद कर दिया गया। अब इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब नेशन वाइड सत्याग्रह था, नेशन के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमने लॉज इंट्रोड्यूस नहीं किए, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए तो ऐसा चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या एक्शंस लिए थे, सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में से लोकल लीडर्स को उठाया जो एजिटेशन को प्रमोट कर रहे थे। महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में बहुत सारे अटैक्स किए थे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ हुई थी वो था मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, मतलब मिलिट्री के अंडर रूल किया था और जनरल डायर ने कमांड ले ली थी। अब उस टाइम पर क्या था कि बहुत सारे लोग जो अमृतसर में नहीं रहते थे, बाहर से आए थे, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है और वो बैसाखी सेलिब्रेट करने गए थे। अब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का एक मेला लगा था।
कुछ लोग वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे और कुछ लोग एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। अब जो लोग बाहर से आए थे उनको तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जब उन्होंने ये देखा कि इतने सारे लोगों की गैदरिंग है और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वो पीसफुल है कुछ भी हो बट प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जनरल डायर उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे कि आप सिटीजन्स के ऊपर फायर करो। और इनका एम ये था, जो इन्होंने बताया था, कि हम सत्याग्रही इसके माइंड में एक मोरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। उस टाइम पर एज़ आपको पता है कि ये इंसिडेंट जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से फेमस है और इसके ऊपर एक रिसेंट मूवी भी बनी हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो जाके। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलाफत एजिटेशन की। अब यहाँ से इंडिया की एक्चुअल नेशनलिज्म शुरू होता है। टर्की जो था उसको ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया गया था। और अब जब ही इनको हरा दिया गया था तो रूमर्स फैलनी शुरू हुई कि ब्रिटिशर्स खलीफा के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाले हैं। खलीफा क्या होते हैं? वो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम कम्युनिटी, ठीक है। अब उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली थी। उनको एक स्पिरिचुअल हेड में पूरी इस्लाम कम्युनिटी में माना जाता था और इस्लाम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। तो उस टाइम पर एक खिलाफत कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में, जिसके लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना। अब खिलाफत एजिटेशन का क्या रोल था, नेक्स्ट सेगमेंट में हमें पता चलेगा, जहाँ पर हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन की। हम नॉन कोऑपरेशन का आइडिया लिया था महात्मा गांधी की बुक से हिंद स्वराज 1909, जहाँ पर उन्होंने ये बात लिखी थी कि इंडियंस को ब्रिटिश ने इतने सालों तक इसलिए रूल किया क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया। अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश एम्पायर भी कोलैप्स हो जाएगा। और अभी खिलाफत एजिटेशन का क्या रोल था? खिलाफत एजिटेशन का ये रोल था कि उस टाइम पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में ऑलरेडी क्लैशेस शुरू हो चुके थे कुछ। तो उन्होंने सोचा कि खिलाफत एजिटेशन में वो मुस्लिम्स और हिंदूज़ को एक साथ यूनाइट कर पाएंगे एक कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी खिलाफत एजिटेशन की वजह से, मतलब उनके खलीफा के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली थी, इस रूमर की वजह से वो ब्रिटिश पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे। और इंडियंस तो ऑलरेडी हिंदूज तो ऑलरेडी रिवोल्ट कर ही रहे थे। तो उस टाइम पर गांधी जी ने ये अप्रोप्रिएट समझा कि वो मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को यूनाइट कर सके बाय खिलाफत एजिटेशन। सितंबर 1920 में कलकत्ता का कांग्रेस सेशन होता है, जहाँ पर सारे लीडर्स को कन्विंस किया जाता है एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। सारे लीडर्स मतलब यहाँ पर बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना और गांधी जी, इन तीनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हमें एक नॉन कोऑपरेशन शुरू करनी चाहिए। लेकिन इसका डिसीजन आता है दिसंबर 1920 में अगले कांग्रेस सेशन में, जो कि नागपुर में हुआ था, जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ फाइनली वर्कआउट कर जाता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी? सबसे पहले शुरू हुई थी स्टार्टिंग ऑलमोस्ट जनवरी 1921, मतलब दिसंबर में अप्रूव हुआ है तो अभी ऑलमोस्ट जनवरी 1921 के आसपास ये मूवमेंट शुरू हुई थी। अब ये मूवमेंट कैसे कैसे फैली थी? सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास इन सिटीज़। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एज अ मेथड ऑफ ओपोजिशन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। टीचर्स, लॉयर्स और जो बाकी गवर्नमेंट पोस्ट पर एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1921 की काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस में क्या था कि एक जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। अगर इस पार्टी की सीट्स वो जीत जाते तो इसका मतलब कि वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट पावर गेन कर लेते। तो इसलिए सिर्फ मद्रास प्रोविंस की इलेक्शंस लड़ी गई थी और बाकी सारी इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या हुआ था। सबसे पहले बात हुई थी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था और लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया था। पिकेट का मतलब होता है उनकी एंट्रेंस ब्लॉक कर दी गई थी। फॉरेन क्लॉथ को बॉनफायर्स में जला दिया गया था और फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट था वो कम कर दिया गया था। ऑलमोस्ट हाफ हो चुका था 1920 और 21 के आसपास। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने ये मना कर दिया कि हम अब फॉरेन गुड्स और फाइनेंस की ट्रेड नहीं करेंगे और अब फॉरेन क्लॉथ जला दिया। तो ऑब्वियसली स्वदेशी सपोर्ट करने के लिए लोगों ने इंडियन कपड़े पहनने शुरू कर दिए और इससे इंडियन टेक्सटाइल्स की मार्केट बढ़ गई। और कंट्री साइड में क्या होता है? कंट्री साइड में
हम बात करते हैं अवध की मेनली, जहाँ पर लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, जो कि पहले फिजी में गए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। और ये जो मेन रिवोल्यूशन था वो था हाई रेंट्स और रेवेन्यू के अगेंस्ट। इनकी सिर्फ 3 डिमांड्स थी। फर्स्ट था कि रेवेन्यू कम हो जाए, बेगार का अबॉलिशन हो जाए, बेगार मतलब जहाँ पर बॉन्डेड लेबर करना होता है बिना पेमेंट के। थर्ड था बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो रेवेन्यू सिस्टम को रिलैक्स नहीं कर रहे थे, बेसिकली उनका बॉयकॉट। और इनमें क्या एक्शंस लिए गए थे? सबसे पहले नाई धोबी बंद एस्टैब्लिश किए गए थे, ताकि जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको बार्बर, वॉशरमैन और ऐसी बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड ना की जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी गए और उन्होंने विलेजर्स से बात की और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। इसलिए अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा बनती है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र ने एस्टैब्लिश किया। अब ये इतनी पॉपुलर हो गई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई थी सारे विलेजेस के अंदर। और कांग्रेस का ये एफर्ट था कि इस प्रोटेस्ट को, जो ये प्रोटेस्ट है, हम इसको सिर्फ अवध तक ही नहीं रखेंगे, हम इसको एक्चुअली फ्रंट पर लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रगल बन सकती है। तो 1921 में अब ये इस क्या हुआ ऐसा जो इसमें बुरा था? सबसे पहले कि यहाँ पर वायलेंस होना शुरू हो चुका था, मतलब ताल्लुकदार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस को अटैक किया जाता था, बाज़ार्स में लूट मचाई जाती थी और ग्रेन को होर्ड किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल लैंड्स की। ट्राइबल लैंड्स में सबसे मेजर बात करते हैं हम गुदेम हिल्स की, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बहुत सारे फॉरेस्ट के एरियाज़ थे, उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट का नाम देकर वहाँ पर उनको बंद कर रखा था, मतलब लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी। इवन जो ट्राइबल्स थे उनको जाने की परमिशन नहीं थी, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं और वो करेक्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और लोगों को हील कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को परसुएड किया कि वो खादी पहने, खादी इंडियन क्लॉथ, एंड ड्रिंकिंग छोड़ दें। उसके बाद क्या होता है कि गुदेम रेबल्स ने पुलिस स्टेशन को अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, जहाँ पर ऑलमोस्ट 20 या 21 ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए थे। इन दी एंड क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर किया था और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, प्लांटेशंस में क्या होता है? आसाम की मेजर प्लांटेशंस है इंडिया में, आज आपको पता है कि टी प्लांटेशंस है वहाँ पर। तो आसाम में एक ऑलरेडी ना एक एक्ट था, इनलैंड एमिग्रेशन, या फिर उसको कहते थे इंडेंचर्ड लेबर एक्ट 1859। इसमें क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को जब तक आगे से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक वो टी गार्डन्स को छोड़कर नहीं जा सकते, ताकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि टी एक इकोनॉमिक क्रॉप है, आपको पता होगा। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपोज किया? वर्कर्स ने अथॉरिटीज़ को डिफाई किया, प्लांटेशन छोड़ी और घर चले गए। उनका बिलीफ था गांधी राज में, और उनको ये लगता था कि वो नॉन कोऑपरेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी वायलेंस हुआ था, जहाँ पर रेलवे में उनको बांधकर बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। लास्ट में आता है नॉन कोऑपरेशन का एंड किस वजह से हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, जहाँ पर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी एक बाज़ार में, जो कि एक वायलेंट क्लैश बन गई थी। तो अब 1922 में डिसाइड किया गांधी जी ने, मेन ऑब्जेक्टिव तो नॉन कोऑपरेशन का था, सब कुछ पीसफुली होना चाहिए विदाउट वायलेंस, बट अब सारी जगह पर वायलेंस स्प्रेड होते देखकर गांधी जी ने सोचा 1922 में कि नॉन कोऑपरेशन बंद कर दी जाए, और 1922 में इसलिए नॉन कोऑपरेशन बंद हो गई। अब गांधी जी जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में क्या डिफरेंस है, एक बार ये देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल मतलब लॉज या ऑर्डर से कनेक्टेड है, और डिसओबीडियंस मतलब लॉज को डिसओबे करना है। मतलब जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जहाँ पर हम लॉज को कुछ रिस्पेक्ट दे रहे थे कुछ हद तक, वहाँ पर अब सिविल डिसोबीडियंस में लॉज को तोड़ा जा रहा था, चैलेंज किया जा रहा था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो नेशन वाइड ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
अब हम एक बार ये देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे कैसे आए। तो 1922 फरवरी में गांधी जी ने एनसीएम में से विड्रॉ कर लिया था। फर्स्ट रीज़न ये था कि मूवमेंट वायलेंट हो रही थी और सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो यही था कि नॉन वायलेंस प्रमोट करना था। दूसरी बात ये थी कि सत्याग्रहीज को पहले अच्छे से ट्रेन करना पड़ता मास स्ट्रगल्स के लिए। अगर आप उनको सीधा इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो इतने अच्छे से मास स्ट्रगल्स नहीं कर पाएंगे जो एफिशिएंट हो। तीसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1922 जहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस हुई थी, उसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू पार्टिसिपेट करना चाहते थे और ये चाहते थे कि वो ब्रिटिश को काउंसिल में से ही अपोज करें और रिफॉर्म के लिए आर्ग्यूमेंट करें। वही मॉडरेट्स वाली बात की उन्होंने। तो इसलिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म कर ली। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने आर्ग्यू किया एक रेडिकल मास एजिटेशन के लिए, जहां वो देख चुके थे कि अब ये रिफॉर्म्स की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो डायरेक्टली मास एजिटेशन ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। 1926 टू 1929 क्या हो रहा था पूरी दुनिया में। यूएसए की सबसे बड़ी मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उसका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था और उसके डाउनफॉल की वजह से दुनिया की सारी जो उसके साथ की कनेक्टेड मार्केट्स थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया। उसमें उस टर्म को नाम दिया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि मोर प्रोमिनेंट था 1929 के आसपास। उस टाइम पर एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम हो गए, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए और पीजेंट्स ना तो कुछ सेल कर पा रहे थे ना ही रेवेन्यू दे पा रहे थे। ऐसे मूवमेंट पर ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक लॉफुल स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया अंडर सर जॉन साइमन। और उन्होंने बस एक प्रॉब्लम कर दी कि उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। अब इसका एक जो लॉफुल कमीशन था उसका ये काम था कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखते और उस पर चेंजेस सजेस्ट करते ताकि इंडिया की इकोनॉमी डेवलप कर सके। अब ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने कोई इंडियन मेंबर ही नहीं रखा। अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है कमेटी जहाँ पर कोई इंडियन मेंबर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जब कमीशन 1928 में इंडिया में आया तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और एक्चुअली पूरे इंडिया ने स्लोगन्स दी थी गो बैक साइमन। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी। ठीक है, 1927 में पूर्ण स्वराज को प्रपोज किया था। अब स्वराज, यहाँ पर स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। पूर्ण मतलब पूरा, मतलब इंडिया पर पूरा एक सेल्फ रूल करना चाहते थे इंडियंस, उसको कहते हैं पूर्ण स्वराज। अब मार्च 1927 में पूर्ण स्वराज का आइडिया प्रपोज किया गया था, मार्च 1927। अक्टूबर 1929 को लॉर्ड आयरविन ने एक ऑफ़र दिया डोमिनियन स्टेटस का कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट होगी बट कुछ पावर इंडियंस को दे दी जाएगी इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। अब अनस्पेसिफाइड फ्यूचर का तो मतलब होगा कि कभी नहीं मिलेगा। ये बात तो इंडियंस भी समझ चुके थे उस टाइम पर हुई एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जा सके। अब जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे जैसे कि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जो अंदर से रिफॉर्म लाना चाहते थे, अंदर से ये ओपोजिशन करना चाहते थे, उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। बट अब मोस्ट ऑफ दी जो कम्युनिटी थी उसने ऑफ़र को बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग समझा। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जब ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका इन्फ्लुएंस सीआर दास और मोतीलाल नेहरू से ज़्यादा हो चुका था। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन था जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज कर दिया गया था। पूरे इंडिया को पूर्ण स्वराज की डिमांड के बारे में बताया गया था और उस टाइम पर यह डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मनाया जाएगा। बट इस सेलिब्रेशन ने बहुत कम अटेंशन ग्रैब की और उस टाइम पर हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं हम सॉल्ट मार्च की। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स के साथ एक लेटर लिखा और उन्होंने इस लेटर में ये लिखा कि अगर 11 मार्च तक ये सारी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हुई तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देगी।
और इनमें से एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने के लिए। अब सॉल्ट ही क्यों, सॉल्ट जो था वो रिच पुअर कोई भी कम्युनिटी हो, सारे के सारे लोग सॉल्ट को कंज्यूम करते थे। लेकिन जो आयरविन था वो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अनविलिंग था। अब 11 मार्च जा चुका था, तो 11 मार्च तक अब ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो गांधी जी ने 12 मार्च को सॉल्ट मार्च शुरू की। सॉल्ट मार्च कैसे शुरू हुई, उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स लिए और वो अपने आश्रम जो कि साबरमती में है वहाँ से लेकर दांडी तक गए। वो 24 दिन तक चले, रोज़ ऑलमोस्ट 10 माइल्स। और उस टाइम पर जब भी गांधी जी रुकते थे तो वो और उनके वॉलंटियर्स आसपास के लोगों को अपने पूर्ण स्वराज के आइडिया के बारे में बताएंगे। अब उस टाइम पर सोशल मीडिया तो नहीं होता था कि आपने एक पोस्ट करी और हज़ारों लोगों तक बात पहुंच गई, तो ये बात वो फिज़िकली जाकर बता रहे थे, आइडिया सबको फिज़िकली जाकर बताया जा रहा था। और 6 अप्रैल 1930 को फाइनली वो लोग दांडी पहुंचते हैं और उन्होंने लॉ को ब्रेक किया। कैसे, सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके। अब कहा था ना कि सिविल डिसोबीडियंस, तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना था। सबसे पहला जो इंसिडेंट था लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का नेशन वाइड जो कि था वो था सॉल्ट मार्च से। अब इसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस एक्चुअली में कैसे स्प्रेड हुई थी। लोगों ने लॉज ब्रेक करने शुरू किए थे, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया था। पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सेस नहीं भरेंगे। विलेज ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया और जो रिजर्व फॉरेस्ट के वो लॉज थे वो भी वायलेट हो गए थे। अब ये सारे के सारे लॉज वायलेट हो गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन अब इसका आफ्टर मैथ क्या था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात पे कैसे रिएक्ट किया इनिशियल स्टेजेस में। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट मेंबर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे अब्दुल गफ्फर खान, उनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। उन्हें अप्रैल 1930 में जब अरेस्ट किया गया तो पेशावर में इतने ज़्यादा एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेट हुए। 1930 में मई में जब गांधी जी खुद अरेस्ट हुए थे तब शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट को अटैक कर दिया गया था। अब यहाँ तो देखो फिर से यहाँ पर वायलेंस शुरू हो गया। गांधी जी तो तब से चाह रहे हैं कि वायलेंस ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वायलेंस तो शुरू हो ही रहा है। तो अब 1931 में CDM फिर से कॉल ऑफ हो गई और मार्च 5, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया, जहाँ पर गांधी जी ने एग्री किया कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे जो लंदन में है, और आयरविन सारे के सारे प्रिजनर्स को जो कि कांग्रेस के मेंबर्स और अब्दुल गफ्फर खान और इन सबको फ्री कर देंगे। जब वो वहाँ पर गए लंदन में तो उन्हें पता चला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं आया। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कोई भी प्रिजनर फ्री नहीं हुआ था। तब उन्हें पता चला कि जो पैक्ट का एजेंडा था, गांधी इरविन पैक्ट का एजेंडा था, वो सिर्फ गांधी जी को इंडिया से बाहर निकालने का था ताकि वो प्रिजनर्स को अभी अंदर रखा जा सके और सत्याग्रही को चुप करवाया जा सके। तो 1932 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस दोबारा लॉन्च कर दी। लेकिन अब इस टाइम तक बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ चुका था इस मूवमेंट से, क्योंकि उनकी डिमांड्स फुलफिल ही नहीं हो रही थी। तो 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस ने अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई तो इसकी सबसे बड़ी लिमिट्स क्या थी, मतलब इसमें क्या नहीं हुआ था। सबसे पहली बात थी कि कांग्रेस ने बहुत टाइम तक अनटचेबल्स को इग्नोर किया था। अनटचेबल्स को इग्नोर करके वो सनातनीज़ को मतलब जो हाई कंजर्वेटिव हिंदूज थे उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को इग्नोर किया। लेकिन गांधी जी ने उनके लिए बहुत सारे अच्छे काम किए थे। उन्होंने उनके लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पर उन्हें टेम्पल्स में और अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ में एंट्री सिक्योर की थी, और उन्होंने साफ़ सफाई की थी ताकि वो स्वीपर्स का काम डिग्निफाई कर सकें, उन्हें रिस्पेक्ट दिलवा सकें। और उन्होंने शांति से अपर कास्ट से बात की कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। लेकिन अब 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फॉर्म की डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, और मतलब उस टाइम पर जो अनटचेबल्स थे उनके कई नाम थे, डिप्रेस्ड क्लास या फिर लोअर क्लास, और ऐसे कई नाम थे। अम्बेडकर जी
वो चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो दलित्स के लिए, यानी अनटचेबल्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगता था कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो सेपरेट हो ही गया ऑलरेडी, तो इंडिया की यूनिटी कम हो जाएगी, उन्हें ऐसा लग रहा था, और नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे उनके आइडियाज़ क्लैश हुए, और कई बार फ्यूचर में भी अम्बेडकर जी और गांधी जी के आइडियाज़ क्लैश होते रहे। अब सितंबर 1932 में फाइनली एक पूना पैक्ट आता है, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट्स दी थी, कहाँ पर, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जो कि जनरल इलेक्टोरेट खुद वोट करती थी। अब इसके बाद सेकंड लिमिट क्या थी सीडीएम की। जो कांग्रेस थी, मैंने कहा था ना कि कांग्रेस जब बनी थी तब वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो एज अ होल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद कांग्रेस के आइडियाज़ को हिंदूज़ के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया गया, और एक ग्रुप था हिंदू महासभा, और कांग्रेस हिंदू महासभा का बहुत ज़्यादा ओपनली सपोर्ट करती थी। तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगा कि कांग्रेस तो उन पर ध्यान ही नहीं दे रही, तो इससे हिंदू मुस्लिम क्लैशेस शुरू हो गए। अब जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। अब मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो मुस्लिम्स की, जहाँ पर मुस्लिम्स को रिजर्व्ड सीट्स दी जाएं सेंट्रल असेंबली में, रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जितनी है उसके अकॉर्डिंग उनको एक फिक्स परसेंटेज में उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड सीट्स दी जाएं, जो कि मुस्लिम खुद ही वोट करेंगे। और ये कहाँ था, कौन सी सेंट्रल असेंबली में, मेनली जो मुस्लिम प्रोविंसेस थे बंगाल के और पंजाब के। 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर हिंदू महासभा के एक प्रोमिनेंट मेंबर थे M.R. जयाकर। उन्होंने इसको अपोज किया, ये कहकर कि ऑब्वियसली नेशनल इंटीग्रेशन कम होगी, और इससे कम्युनल क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ गए। अब हम बात करेंगे उन फाइनल चीज़ों की जिन्होंने फाइनली इंडिया को एक फ्री नेशन बनाया था। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इंडियन नेशनल आर्मी, बट इसका जो पॉपुलर नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो मार्च 1941 में सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता से एस्केप करते हैं तो बर्लिन पहुंचते हैं, और बर्लिन में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सेटअप की थी। अब आज़ाद हिंद फौज एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन सोल्जर्स के लिए, जिन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था जापान ने, और उन्होंने एक स्लोगन दी थी, चलो दिल्ली। लेकिन मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस था वो था तो बहुत ज़्यादा, और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत देर तक चली थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको ब्रिटिश को सरेंडर करना पड़ा था, जब जापान डिफीट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। ज़्यादा कुछ नहीं है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उस टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 1939 में, तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन सोल्जर्स फाइट करें, बट इंडियन सोल्जर्स अनविलिंग थे। तो मार्च 1942 में एक क्रिप्स मिशन दिया जाता है बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिन्होंने सजेस्ट किया डोमिनियन स्टेटस। अब हम ऑलरेडी डोमिनियन स्टेटस डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनियन स्टेटस सजेस्ट किया इन रिटर्न फॉर वॉर सपोर्ट, कि इंडियन सामने से मुझे वॉर सपोर्ट देंगे और हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन उसके बाद ये नेगोशिएशंस 11 अप्रैल को 1942 को रिजेक्ट हो जाती हैं। कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है, और मुस्लिम लीग भी इन दी एंड रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उनकी एक सेपरेट नेशन की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो बेसिकली एक क्रिप्स मिशन जो था वो भेजा गया था, बट वो फेल हो गया था। उसके बाद आती क्विट इंडिया मूवमेंट। इसकी रेजोल्यूशन पास हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा अगस्त 8, 1942 में, जहाँ पर गांधी जी ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, जिसको हम डू और डाई पढ़ते हैं। उसका फुल जो फॉर्म था वो ये था, वी शैल आइदर फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश और वी शुड डाई इन दिस अटेम्प्ट। तो इसको ऑफन बोला जाता है डू और डाई। अब इसमें क्या था कि पूरे देश में ऑलरेडी वायलेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में एक बहुत की फैक्टर था ब्रिटिश को ये रियलाइज़ करवाने में कि अब वो इंडिया पर ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते। इन दी एंड इसका आफ्टर मैथ यही था कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस अब बंद हो चुकी थी, कांग्रेस अब
सब सीक्रेटली ऑपरेट कर रही थी बिना किसी ब्रिटिश ऑफिसर को बताए। उसके बाद बात करते हैं लेबर पार्टी की। अब ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी आती है इलेक्शन जीत के 1945 में, जिनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं क्लेमेंट एटली। और जो लेबर पार्टी थी उनको इंडियंस के टुवर्ड्स सिंपैथी फील होती है। तो अब इंडिया को फाइनली उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिया को आज़ादी देंगे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुआ था। अगर आपको ना पता हो तो पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही नेशन थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते थे जिसे। तो जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान थी उसके कई सारे स्टेप्स थे, वो एक ही दिन में पार्टीशन नहीं हुआ था, कई स्टेजेस आए थे। सबसे पहले एक 2 नेशन थ्योरी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज की थी जनवरी 1940 में। और मार्च 1940 में जब लाहौर में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया। अब ये जब 2 नेशन थ्योरी सामने दी गई तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। अब ये है उस टाइम के बाद जब लेबर पार्टी आ चुकी है ब्रिटेन में, उस टाइम पर लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन प्रेजेंट किया था। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। फर्स्ट थी कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें 398 मेंबर्स होंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। उसके बाद इंडियन यूनियन फॉर्म होगा जहाँ पर ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया को। तीसरी बात थी एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी 14 मेंबर्स की। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस में बनाई जाती है बेसिकली, जब तक एक प्रॉपर फिक्स्ड गवर्नमेंट नहीं आ जाती जो लोग इलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब सिस्टम होगा उससे जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था कि इंडिया अपने कुछ ऑटोनॉमी, अपने कुछ रिसोर्सेज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब मुस्लिम लीग ने ये रिफ्यूज़ कर दिया और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्रोटोकॉल ली 16 अगस्त 1946 को, और ये शुरू होती है कैलकाटा में। अब यहाँ से पाकिस्तान की क्रिएशन शुरू होती है। 1946 की प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम जो उनकी रिजर्व सीट्स थी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी जो थी एक विक्ट्री देखी थी उन्होंने, तो उसने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपना एक सेपरेट नेशन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन हुआ कैसे था। अभी पाकिस्तान की क्रिएशन कैसे शुरू हुई थी, कैसे इन्फ्लुएंस हुई थी, क्या क्या स्टेप्स थे। अब फाइनली पाकिस्तान और इंडिया क्रिएट हो रहे हैं। इंडिया जो इंटरिम गवर्नमेंट थी सितंबर 2 1946 को फॉर्म हुई थी और उनके लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब जो पार्टीशन था वो अगस्त 14 की मिडनाइट के आसपास हो रहा था, तो इसलिए जब हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो वो शुरू तो एक ही दिन हुआ था अगस्त 14 को। तो इसलिए जब पाकिस्तान के जो लोग थे जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, जब वो शिफ्ट हो चुके थे, उस टाइम तक ऑलमोस्ट डॉन हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका, तो अगला दिन शुरू हो चुका था। इसलिए जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की तो अगस्त 14 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और अगस्त 15 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम तक सुबह हो चुकी थी अगले दिन की। और इस टाइम पर जब ये पार्टीशन होता है उसके बाद जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो क्या क्या थी। गवर्नर जनरल की पोस्ट में इंडिया में थे लॉर्ड माउंटबेटन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पाकिस्तान के थे इस्कंदर मिर्ज़ा। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के थे लियाकत अली खान। एक ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी की एक जो नेहरू जी ने स्पीच दी थी उनकी जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी उस मिडनाइट पे जो उन्होंने स्पीच दी थी, एक ये स्पीच यहाँ पर है। अगर आपको पढ़नी हो तो आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब अच्छा, इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है, फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान अलग हो गया, पार्टीशन अलग हो गया, अब इंडिया को आगे रूल भी तो करना है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी। इंडिया की जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कुछ 8 अदर मेंबर्स थे कांग्रेस के, वो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बना चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन का। 1931 में कराची कांग्रेस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुई कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्री डिसाइडेड आइडियाज़ थे। एक फर्स्ट आइडिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, मतलब एक एज से स्पेसिफिक एक
स्पेसिफिक एज ग्रुप के जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो वोट कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये जो एज ग्रुप है ये फिक्स होता है कुछ कंट्रीज़ के लिए, हमारे लिए एज लेवल 18 का है। सेकेंड था राइट टू फ्रीडम, थर्ड था राइट टू इक्वालिटी, एंड फोर्थ था प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हुए तो क्या हो सकता है। ठीक है। जो फर्स्ट चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कैसे, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चूज़ किया था, एक फ्रेंच कन्वेंशन था। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के कई सारे आइडियोलॉजीज़ लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो वैसे ही एक फ्रेंच कन्वेंशन था कि सबसे ज़्यादा जो एल्डेस्ट मेंबर होगा उस कमेटी का वो प्रिसाइड करेगा। तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन उसके बाद जो जब चेंज किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब जो उसकी कंपोजिशन थी, एक बार थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर टोटल थे 299 मेंबर्स, और हर एक मेंबर जो था वो 1 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 114 डेज़ तक डिबेट्स की थी कि कौन से प्रोविजंस होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, और इनको वॉल्यूम्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। टोटल 12 वॉल्यूम्स है और इनका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इनको प्रिजर्व करके इसलिए रखा हुआ है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई डिबेट हो कि ये प्रोविज़न क्यों था, अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो डिबेट को रेफ़र कर सकते हैं कि उस टाइम क्या आइडियोलॉजी थी जिससे ये सिस्टम जो था उस टाइम पर इम्प्लीमेंट किया गया था, और अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो ड्राफ्टिंग थी वो 2 years 11 months और 18 days में कंप्लीट हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 तक ख़त्म हो चुका था। बट जैसे हमने उस टाइम बात की थी ना कि एक सेलिब्रेशन होगी और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा, बट उस सेलिब्रेशन ने बहुत कम अटेंशन अट्रैक्ट की थी। तो इस टाइम पर नवंबर 26, 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी, तब लोगों ने सोचा कि हमने वो उस डेट को बहुत इम्पोर्टेंट मार्क किया था, तो क्यों ना उस डेट को अभी भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको आज हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। उसके बाद जो फाइनली चैप्टर का मैप वर्क है कि फर्स्ट यहाँ पर लाहौर की लोकेशन मार्क्ड है कि कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था 1929 में। दिल्ली की लोकेशन, लखनऊ की लोकेशन, और जो ऑरेंज हाइलाइटर से लोकेशंस मार्क कर रखी हैं स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कैलकाटा का सेशन हुआ था, नागपुर का सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, बंगाल पार्टीशन, और अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था, कराची कांग्रेस सेशन, इन सब के यहाँ पर मैप वर्क मेंशन है। बस वीडियो में आज इतना ही था। फाइनली इंडिया को आज़ादी मिल गई। अगला सेगमेंट मिडाइवल इंडिया के बारे में होगा, जो मुग़ल रूलर्स कब आए थे, कैसे आए थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।